बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ डिफरेंट नोयत का है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पाकिस्तान का पोटेंशल क्या है। ये जो हम 1 बिलियन और 2 बिलियन के लिए बैठ के बड़े तालियां बजा रहे होते हैं कि IMF ने हमें लोन दिया, क्या ये इतना मैटर करता है, या जो हमारे पास रिज़र्व्स हैं, जो हमारे पास मादनियात हैं, जो हमारे पास ख़ास तौर पे यूथ है, क्या हम उस यूथ को यूटिलाइज़ करके उनको एवेन्यू दे के क्या हम कुछ कर सकते हैं? ये जो एक भाषण आजकल हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन, क्या ये वाकई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या ये जो हमारा नौजवान बाहर जा रहा है? इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन 32 बिलियन डॉलर की है, वो यही नौजवान बाहर से जाके भेज रहा है। तो फिर ये हम तमाशा क्यों मचाया हुआ है हमने कि हमारा नौजवान बाहर जा रहा है? क्या हमारे जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम है और ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है? हम अपने एवेन्यूज़ किस तरह से तलाश कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब? इसके लिए आज हमारे साथ एक अप्रोप्रिएट पैनल है जिससे हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जमील साहब, फार्मर IGP हैं और ब्यूरोक्रेसी के टॉप पे रहे हैं। हम इनसे सीखेंगे कि ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम पाकिस्तान में कैसा काम कर रहा है, क्या फ़ॉल्ट है उसमें, किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA हैं बैरिस्टर हालात मंजूर वसान, जो यंगेस्ट इस वक्त MPA हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जो 60% यूथ इस वक्त पाकिस्तान में है तो उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है। सर आपका भी शुक्रिया। जमील साहब, बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं इमरान शौकत साहब, जो एक बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम बाहर से रेवेन्यू लाने में और पाकिस्तान की इंगेजमेंट कराने में बड़ा की रोल प्ले करते हैं। इमरान शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मैं ऐसा कर लेता हूं कि आपसे हम प्रोग्राम का शुरुआत भी कर लेते हैं। इमरान साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान के अंदर इन यूर आई आपने जो देखा है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो बाहर से इन्वेस्टर को एंगेज कर रहे हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल है क्या? बहुत शुक्रिया जी आपका सवाल का। अगर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक लाइन ये ऐड कर दूं कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए कि मैं तकरीबन 5 खितों में रह चुका हूँ, जहाँ पे बिजनेस की है, डेवलपमेंट वर्क किया है, डिप्लोमेसी की है, और मुख्तलिफ तकरीबन लगभग 70 मुल्क जा चुका हूँ। राइट। अब उससे जो बैकग्राउंड जो मुझे मिली है उसमें पोटेंशियल, सच्ची बात है, लोग कहते हैं अनलिमिटेड होता है, लेकिन वो विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे होते हैं। और मैं वाकई आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा एज द शो गोज ऑन कि द पाकिस्तान पोटेंशियल इज एक्चुअली अनलिमिटेड, नॉट बिकॉज कि जी हमारे पास ये रिसोर्सेज भी हैं, ये पहाड़ियाँ में ये खूबसूरती भी है, लेकिन यूथ इज द बिगेस्ट रिसोर्स दैट वी हैव राइट नाउ। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त हमारे पास यूथ बल्ज भी है, 150 मिलियन यूथ है हमारे पास, विच इज लार्जर देन द यूथ ऑफ अमेरिका राइट नाउ। तो बाकी लोगों को जरूर मैं बात करने की मोहलत देता है, इसलिए मैं आई विल नॉट ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट। पोटेंशियल आपने कहा वो बहुत है, और जैसे शो आगे चलेगा आई विल टेल यू द सेक्टर्स जहां पे हम अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील साहब मैं आपके पास आता हूँ। सर ये जो हमारा ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम है, क्या वाकई आपने इसमें अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ इस सिस्टम को दी है? आप पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल, आप पुलिस रहे हैं, क्या इसमें फ़ॉल्ट हैं जो हमारी गवर्नेंस के मसाइल हो रहे हैं? ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो मसला है, जो हम रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी FBR के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक करप्शन का एलिमेंट्स है, आपने अपने टेन्योर में क्या देखा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम होता है उसका स्टील फ्रेम होती है, और पाकिस्तान में ये स्टील फ्रेम काफ़ी मजबूत है, और नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं बड़े शौक़ से CSS करते हैं, PCS करते हैं, और फेडरल और सिविल ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करते हैं।
अगर इस स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म तो शायद नहीं की जा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट्स नॉर्मली पॉलिटिकल होती हैं, उसको अगर मिनिमाइज़ कर दिया जाए और इनको इनकरेज किया जाए कि जिस डिपार्टमेंट के भी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन अदारों को उसके मुताबिक चलाएं और जिसका जो किरदार है वो उस पर फोकस करे। जैसे पुलिस का किरदार है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जिनको कंट्रोल करना पुलिस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने FBR का भी जिक्र किया, तो इकोनॉमी के एंगल से टैक्सेस की, ड्यूटीज़ की कलेक्शन FBR का काम है और बजट में जो इनपुट होता है वो मैक्सिमम उनकी तरफ से होता है। वो अगर ईमानदारी के साथ अपना मुकम्मल पोटेंशियल यूज़ करते हुए कलेक्ट करें रेवेन्यू, और जो हमारी टैक्स की बेस है उसको थोड़ा वाइडन करें और उसमें ऐसे सेक्टर्स जो अब तक टैक्स नहीं हुए उनको टैक्स करें, जिसके ऊपर आजकल बात भी हो रही है, IMF की भी डिमांड्स हैं, तो नेचुरली आपके जो रेवेन्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ होगी और आपके बजट में इनपुट बढ़ेगा। बजट होगा तो आप मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इस हवाले से हमें फोकस करना चाहिए। जो आज का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हमें फोकस करना चाहिए और जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो हमारा यूथ पल, जो तकरीबन 2/3 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, उनको ये मौका दें कि वो इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और जैसे आपके इल्म में होगा कि इंडिया की जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया की जो ऑयल की एक्सपोर्ट के टोटल रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान भी इस सेक्टर में ग्रो कर सकता है और इसमें हमारी जो यूथ है, जो हमारा यूथ पल्ज है, वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और नेचुरली इसके लिए एक मुनासिब जो माहौल है और एक जो मुनासिब एनवायरनमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी ने प्रोवाइड करनी है। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, गवर्नमेंट को ऐसे सजेशंस देने हैं कि वो लोग उस पर अमल करके यूथ को इस सेक्टर में परफॉर्म करने का मौका दें। डॉक्टर साहब, ये जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आए और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मेंटेन किया जाए। ये जो हमारे यहाँ एक परसेप्शन है और वो जो ये रोज़ाना के हिसाब से वारदात होते हैं और ये जो छोटे मोटे कच्चे और पक्के के डकैट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज बड़ा डार्क होके बाहर जाता है। तो मैं इस पे वापस आके आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये मसाइल ठीक हो सकते हैं या ये बड़े मुश्किल हैं। बैरिस्टर हालार मंजूर हसन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप यंगेस्ट MPA इलेक्ट होके आए हैं और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और आपने सिंध में तकरीबन सबसे ज़्यादा वोट भी लिए हैं एज MPA। ये जो हमारे पास यूथ है, जो हमारे 65% इस मुल्क का यूथ है, आप एज अ यूथ के रिप्रेजेंटेटिव आप एक अक्स बना के आए हैं कि आपने इस हाउस में बैठ के लेजिस्लेशन करनी है कि इन यूथ के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू हुसैन थेबो साहब फॉर हैविंग मी। मैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो मेरा जो 4 पॉइंट मैनिफेस्टो था उसमें यूथ का बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपके साथ यूथ हो और तो एक पैमाना भी आप जान सकते हैं कि आपको यूथ सपोर्ट करती है नहीं करती। और जिस तरीके से आपने बात की कि सबसे ज़्यादा वोट्स लिए, ऑब्वियसली ये यंगस्टर्स निकले 8 फरवरी के दिन और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि यूथ को हम जब तक अपॉर्चुनिटी फराहम नहीं करेंगे तो यंगस्टर्स वो अपनी प्रोडक्टिविटी स्किल्स ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। टेक एन एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यंगस्टर्स का जो तादाद है वो बहुत कम है, मिनिमल है और हर कोई चाहता है कि हमारे पास यंग ब्लड आए और वो कुछ काम कर सके।
हम जब भी बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिबेट में, तो वो कहते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और जो बात की आपने 65% कंप्राइज करती है हमारी कंट्री में यंगस्टर्स, यूथ। तो अब जैसे मुझे लोगों ने इलेक्ट किया है, बिलखुसूस यंगस्टर्स ने, अब मेरी तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हैं और मैं कहूँगा कि अपने यंगस्टर्स के लिए मैं कुछ ऐसे काम करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास भी अभी इस वक्त है कि ऐवान में बैठ के एज ए लेजिस्लेचर में किरदार अदा कर सकूँ। फॉर इंस्टेंस मिनिमम वेज पे होती है, आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देखें यंगस्टर्स के लिए वो बहुत कम है। हम कहते हैं आईटी में पाकिस्तान कितना नीचे है कंपेरेटिवली टू इंडिया एंड बांग्लादेश, उसके लिए हम आईटी लेबॉर्ट्रीज़ कर सकते हैं। स्टेविटा एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, उसको हम आगे ऑपरेशनल ज़्यादा मज़ीद कर सकते हैं अपने तहसील में जहाँ से मुझे वोट मिले हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जिन यंगस्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनको फेवरेबल आउटकम सिंध असेंबली में बैठ के वहाँ से लेके आके दूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी या क्रिएटिव माइंडसेट उनका नहीं बनाएंगे तो वहाँ तक महदूद होंगी उनकी थिंकिंग। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में एज ए यंगस्टर्स किसको आगे बढ़ना होता है कि उनको अपना माइंडसेट और थिंकिंग उनको पॉजिटिव करनी पड़ती है। राइट। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इमरान शौकत साहब से हम बात करेंगे कि ये पास आबादी है, ये जो हमारा इतना बड़ा मार्केट है, ये जो हम क्या ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक अजाब है या ये एक मार्केट भी है कि हम दुनिया को किस तरह से अट्रैक्ट करें कि भाई हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप लोग आएँ, आप इन्वेस्ट करें। क्यों नहीं इन्वेस्टर आ रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो पड़ोस में चला जाता है। अब आप देखें दुनिया में जहाँ भी जाएं तो आपको चाइनीज़ मिल रहा होता है। तो वो किस तरह से कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या फ़ॉल्ट है, जो इमरान साहब ने भी बताया कि वो दुनिया में काम कर चुके हैं। तो कंपैरिजन करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना है। अभी ये डेफिनेटली ये इतनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी हर मुल्क का मसाइल है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक मार्केट भी है। यहाँ पे लोग आके क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, यहाँ पे लोग आके क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। इमरान साहब, आपके एक्सपीरियंस से अगर मैं ये पूछूं कि ये पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि वो यहाँ आए? और जैसे हमने SIFC भी बनाया है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। क्या आप समझते हैं कि हमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे? आपने जो पहली बात की ना कि इतनी बड़ी मार्केट है, पहली बात तो यह है कि हमारी मार्केट इस वक्त हम 250 मिलियन के करीब है। ठीक। एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, और 15 साल में हम 400 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। ठीक। दैट मीन्स के वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। राइट। इंडिया विल बी नंबर 1, चाइना नंबर 2, पाकिस्तान विल बी नंबर 3। इंडिया विल बी नंबर 1। पहली बात तो ये है कि इंडिया विल बी नंबर 1, द लार्जेस्ट। राइट। 15 years। राइट। 15 साल। राइट। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को दुनिया में पता ही नहीं कि हम कितने। आपसे उस दिन मेरी बात हुई, मैं अभी मलेशिया में और ताइवान में प्रेजेंटेशन की, और आप पढ़े लिखे PhD के क्राउड यूनिवर्सिटी में पूछे ना कि आपके ख्याल में पाकिस्तान कितना बड़ा है, तो वो 3 मिलियन से शुरू होते हैं। ले भाई, कहते हैं 3 मिलियन, तो उनको ऊपर ले जा के वो 100 मिलियन पे कहते हैं जी 100 मिलियन से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि हम मार्केट एज अ मार्केट कितनी बड़ी मार्केट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले तो हमें पाकिस्तान की मार्केटिंग करने की जरूरत है। उसके बाद नेचुरली एक दफा लोगों को यह पता लग जाए कि इतनी बड़ी मार्केट है, और 15 साल में हम चाहे इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हैं इस वक्त, और 15 साल में भी शायद हमारी हालत इतनी ऊपर नहीं होगी, लेकिन इवन देन 400 मिलियन का मतलब कि हम दुनिया की उस वक्त 14वीं बड़ी GDP होंगे परचेज पावर पैरिटी वाइज, बिगर देन इक्विवेलेंट टू सऊदी अरेबिया, इक्विवेलेंट टू साउथ कोरिया, इक्विवेलेंट टू UK एट दैट टाइम। ठीक है जी। हाँ, पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत कम होगी, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बाइंग पावर देखते हैं, वो मार्केट का साइज देखते हैं। ठीक है ना जी। तो हमें तो एक्चुअली एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी दुनिया में कि भाई हम एज अ कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, वी आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड द टॉप 10 बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ।
और उस तरफ ले जाना हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा काम है। बाकी नेचुरली प्राइवेट सेक्टर, बाकी लोग भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये और आप अगर आप मुझे समझते हैं, एक आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत के अभी ख़ास तौर पे जो अभी नई हुकूमत भी आई है, तो ये इन बात को समझते हैं और उनके पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो जाके ये अपनी सारी चीज़ें प्रेजेंट करें और कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ जाएं? अनफॉर्चुनेटली लोग तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट बहुत मौजूद है, लेकिन मेरा जितना भी वास्ता पड़ा है अपने सफारत खाने के लोगों के साथ, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, और चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले हों, 3-4 बेसिक फैक्ट्स उनको नहीं पता, उनकी फिंगर टिप्स पे नहीं होते कि हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन, कितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है और क्या क्या असासे हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। ये वाकई एक बड़ी डिलिबरेट किस्म की हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो हमारे पास लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे मैं आपसे कच्चे के बारे में पूछूंगा। ये जो कच्चा है इस वक्त, ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है कि भाई वो पुलिस चौकी से पुलिस वालों को उठा के डकैत पाकिस्तान में से ले गए। ये मसला है क्या? ये मसला सदियों पुराना है और ये आजकल घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर, ये जो 3 ज़िले हैं सक्खर डिवीज़न के, ज़्यादा इन्फेस्टेड हैं। और इसकी वजह ये है कि सक्खर बराज से लेके पंजाब तक बीच में कोई ब्रिज नहीं है और एक लंबा जो कोई 100 किलोमीटर का और कोई 15 से 25 किलोमीटर वाइड ये इलाका है जहाँ पर घने जंगल हैं। यहाँ पर डाकू सदियों से बस रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। ये उनकी नेचुरल होम ग्राउंड है, नेचुरल उनकी टर्फ है और वो यहीं पैदा होते हैं। वो बड़े अच्छे स्विमर भी हैं। फिर यहाँ पर मल्टीपल आइलैंड्स हैं जहाँ पे वो रेफ्यूज हासिल कर लेते हैं। अभी जो एक स्पाइक आई हुई है क्राइम की, उसकी वजह है जो कंदकोट और घोटकी ब्रिज बन रहा है। डाकू नहीं चाहते कि ये ब्रिज बने, क्योंकि अगर ये ब्रिज बन जाता है तो एक तो डाकुओं का जो इलाका है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और जो पंजाब का छोटू गैंग है उसके जो डाकू हैं वो इस ब्रिज के इस तरफ नहीं आ सकेंगे, शिकारपुर और सक्खर की तरफ, या घोटकी का जो सक्खर के साथ एडजॉइनिंग एरिया है। और दूसरा ये है कि ये देखा गया है जहाँ पे भी ब्रिज बना है, जैसे दादू एक वक्त था डाकुओं के लिए, चांडियों बड़े बड़े मशहूर डाकू होते थे। जब दादू मोरो ब्रिज बना है तो उसके बाद से दादू का इलाका स्टेबलाइज हो गया और अब हम शादो नादर ही को सुनते हैं वाक़या हो। इसी तरह लड़काना एक वक्त था, वहाँ पे बड़ा डाकू राज होता था, लेकिन जब से लड़काना और खैरपुर ब्रिज बना है तो लोग रात को भी मोटरसाइकिल पे वहाँ पे गुजरते नज़र आते हैं। तो अब अगर ये ब्रिज बन गया तो ये जो एक लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है डाकुओं का, वो भी बुरी तरह मुतासर होगा और नेचुरली अप्रोच रोड्स बनेंगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, लोग आए जाएंगे, तो उससे इनको बड़ा नुकसान होगा। और ये चंद जजीरों के पास से भी गुजरता है जिन पर वो डाकू रहते हैं, तो उनको शायद ये ख़दशा है कि इस ब्रिज से भी इनको अटैक किया जा सकता है। तो इसलिए उस ब्रिज की डेवलपमेंट में ये बेसिकली हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है ब्रिज ने तो बनना है और जब ब्रिज मुकम्मल हो गया और ये ट्रैफिक चल पड़ी। बिल्कुल ज़बरदस्त जो पॉइंट हाईलाइट किया। मैं यहाँ पे इस एरिया में मैं प्रोग्राम करने गया, मैं मेरे साथ पुलिस और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो रेंजर्स है, रेंजर्स बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी ब्रिज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है। एक जो मैंने पॉइंट वहाँ पे नोट किया, मैंने वहाँ पे उनको भी बताया कि वो एक जगह पे मुझे लेके गए, एक बंगलो था और उसके हम छत पे गए और उन्होंने मुझे बताया कि ये वो सामने कैमरा वो मुझे दिखाया कि ये डकैत बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। तो ये यहाँ से उठते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी बनाए हुए थे। उन कमरों के पीछे उन्होंने एक दीवार अच्छी पेंट की हुई थी, उस पेंट की दीवार पे उन्होंने एक फेक सा ये एसी का इनर लगाया हुआ था और वो वहाँ पे बैठ के और उन्होंने लड़कियाँ बिल्कुल हायर की हुई हैं और वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, वो व्हाट्सअप वीडियो कॉल के थ्रू वो आजकल जो ट्रैप करते हैं वो भी कर रहे हैं।
अच्छा, उनका कहना ये था कि मैंने कहा तो फिर इनको आप मारें, ये जो सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा मारने के लिए तो ये है कि ये इसमें छोटे बच्चे भी हैं, मासूम गांव के लोग भी हैं, फिर हमें ऑल ओवर दी इनके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा उस पर ये सवाल है कि देखें, हमने रद्दुल फसाद भी तो किया ना, हमने ज़रबुल अज़ब भी तो किया ना। इन बंदों को, ये जितने भी उंगलियों पे गिनने जितने टेररिस्ट हैं, या चलो मिलियंस में, मैं इस पे मेरा आर्गूमेंट्स ये है, इनको आप आईडीपीज़ बनाएं, इनको आप एक डेडलाइन दें, इनको बोलें कि आज 26 तारीख है, आज 26 मार्च है, 26 अप्रैल को हम आपके ऊपर बम मारेंगे, आप इधर से उठें, जो डकैत हैं वो आके सरेंडर करें, और बाकी उनके लिए आप आईडीपीस के लिए लोकेशन बनाएं और वो उधर आएं। ये क्या फिजिबल नहीं है? ये देखिए, ट्राइबल एरिया में ट्राई किया गया है और उसके उस वक्त खातिर खा रिजल्ट्स भी आए थे। वो आजकल दोबारा वो एरिया भी डिस्टर्ब है। ये बात उनकी दुरुस्त है कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो सारे डाकू नहीं हैं, वहाँ नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान भी रहते हैं। और जब इस तरह की बॉम्बिंग टाइप की कुछ सिचुएशन होती है तो उसमें नेचुरली कोलैटरल डैमेज होगा। उससे फिर ये होता है कि सिंपैथी जो है वहाँ की पॉपुलर जो है लोगों की, वो डेकॉइट्स के साथ चली जाती है, वो विक्टिम बन जाते हैं, एग्रीव बन जाते हैं। मेरा ख्याल है बेसिकली पुलिस को और दीगर अदारों को अपना इंफॉर्मेशन का सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन इम्प्रूव करनी चाहिए। ये लोग सेटल एरियाज़ में पक्के के इलाके में आते जाते रहते हैं, इनके रिश्तेदार भी पक्के के इलाके में रहते हैं, और जो गैंग्स हैं, जिन ट्राइब से उनका ताल्लुक़ है, उसी ट्राइब के लोग पुलिस के अंदर भी सर्व करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको हम आते जाते ट्रैप कर सकते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस डेवलप करें तो जो इनके स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन पर हम इस तरह की टारगेटेड बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सिंध का कच्चा है और जो पंजाब का कच्चा का एरिया है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उस पे वो भत्ता लेते हैं, और उस भत्ते को जो मॉनिटर कर रहा होता है, वो चाहे पंजाब हो चाहे वो सिंध हो, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही होती है, और वो अपने वोट बैंक को भी सिक्योर कर रहे होते हैं, वहाँ से वो पैसे भी अर्न कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसकी ये विल ही नहीं है कि ये ठीक हो। देखें, जो भी वहाँ के लीडर्स हैं, ये डाकू, इनकी फैमिलीज, उस इलाके के रहने वाले लोग, उनके वोटर्स भी हैं। जी बिल्कुल, तो वोट बैंक भी सिक्योर करना है। हाँ। और ये हर, मेरा मतलब पॉलिटिशियन की मजबूरी होती है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हम वहाँ स्कूल डेवलप करें, वहाँ हम हेल्थ सेंटर्स बनाएं, और वहाँ हम इंटेलिजेंस का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं, हम पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स दें जिसका कि वादा भी हुआ था, और हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते रहें, लेकिन वो हो टारगेटेड, जिसमें कम से कम कोलैटरल डैमेज हो, तो हमें कामयाबी मिल सकती है। इसमें जैसे पंजाब ने राजनपुर में छोटू गैंग को एलिमिनेट करने के लिए फ़ौज की खिदमत हासिल की थी, हमें यहाँ सिंध में भी फ़ौज की खिदमत हासिल करनी चाहिए, ताकि एक जो स्टिंग है डेकॉइट्स के अंदर से वो निकाला जा सके, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट किया जा सके। उसके बाद फिर बाकी मानदा जो रेमिनेंट्स हैं उनके साथ लोकल पुलिस डील कर सकती है, बट वी नीड टू स्ट्रेंथन द लोकल पुलिस ऑल्सो। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडर, इसके विल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी विल नहीं होगी कि इसको सेटल करना है, जिस तरह से अभी ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही डिसाइड किया है कि ये तकरीबन पाकिस्तान का, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। अगर इसके होते हुए ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो 50% जो क्राइम है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कराची शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को आज आप इम्प्लीमेंट कर दें तो कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है, ये भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो ऑल ऑफ सडन 50% वो आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ वो क्राइम आपका कम हो जाएगा। मेरे साहब से आके ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आपके लिए बड़े चैलेंजेस हैं सिंध में, ख़ास तौर पे एजुकेशन का बड़ा मसला है, सिंध में हेल्थ का बड़ा मसला है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी। एक छोटा सा ब्रेक।
जी वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर हालार साहब, आपके लिए इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि ये जो यूथ है, एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द नेशन, जिस तरह से हमारे कायद ने कहा था। क्या समझते हैं कि ये हम, अभी मैं पर्टिकुलरली सिंध की बात करूंगा, कि क्वालिटी एजुकेशन और हम वहाँ से ऐसी प्रोडक्ट बना सकें, जबकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ तालीम है, वो प्राइवेट एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन है, फिर कोई 70,000 के करीब मदरसा है। क्या हम इन सब से अच्छी प्रोडक्ट ले सकेंगे और जो हम कल यूथ के लिए कोई काम कर सकें, जो आप ख़ास तौर पे सिंध में देख रहे हैं इस वक्त? देखें, क्वालिटी एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा फुकदान नज़र आता है हमें। हमारे पास करिकुलम का भी काफ़ी इशू था पास्ट टाइम्स में, बट मुझे उम्मीद है क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी यंगस्टर्स इंडक्ट हुए हैं सिंध असेंबली में, वो इलेक्ट होके आए हैं, तो हमारा यही होगा कि एजुकेशन का निज़ाम हमारे अपनी तहसील्स में एटलीस्ट बेहतर हो। और इस सिलसिले में हमारी सीएम साहब से भी अभी मुलाकात हुई थी। हमने उनको यही कहा था कि हमें लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करनी है, तो उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया और होपफुली हम अपने तहसील के लिए काम कर सकेंगे। उसमें गोश्त मुलाजमीन भी काफ़ी हैं। अगर आप देखते हैं कभी टीचर्स आते नहीं हैं, वो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप बायोमेट्रिक का सिस्टम है उसको मज़ीद आप उसको फोकियत दें, तो ऑब्वियसली उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हेल्थ सेक्टर की जो बात है, मैं अपने तहसील की बात करूंगा, मेरा तो एक एम है, एक एम्बिशन है कि वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लेके आऊँ अपनी तहसील में। तो ऑब्वियसली अब जैसे बजट सेशन होगा तो उसमें हम जब स्पीचेस करेंगे तो हम अपनी तहसील की बात करेंगे, बट अगर पीपल्स पार्टी को 5 साल मज़ीद सर्वाइव करना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स टर्म, तो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर्स पे बहुत ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ और भी है सर, वो ये है कि जो MNA है और जो MPA है, उसका काम तो लेजिस्लेशन करना है ना, उसका काम ये नहीं है कि वो नाले बनाए और ब्रिजेस बनाए। जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, आप उसको कितनी आपको उम्मीद है कि आप उसको स्ट्रेंथन करें और पावर वहीं से शुरू हो, और वो काउंसलर जो गली में रहता है, जो नत्थू खान को, फतू खान को भी जानता है, वो जाके उसको पकड़ें। देखिए, आप MPA हैं या उस इलाके का MPA, वो तो हर बंदे को एक्सेसिबल नहीं है, तो वो उस काउंसलर की हर वो गली में उसी में रहता है, उसको एम्पावर करना चाहिए। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का इशू है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चले थे, हाई कोर्ट में भी चले थे, वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को मजीद फाल करना चाहिए, उनको पावर्स देने चाहिए, बट द इश्यूज डिफरेंट। अगर आप रियलिटी देखें, हमेशा वो कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो काफ़ी सब्सिडाइड हैं और मिनिमल हैं, और वहाँ पे बचते नहीं हैं काम करने के लिए, तरक्याती काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खुद इलेक्टेड चेयरमैन है टाउन के, वो उनकी शिकायत ये होती है। ऑब्वियसली अब इसका हल ये है कि या तो आप बजट इंक्रीज कर रहे हैं, या जो लिमिटेड काम हो सकता है वहाँ पे, ड्रेनेज का हो सकता है, मिनी वाटर सप्लाई स्कीम हो सकता है, वो आप उनसे करवाएं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो MP MNA करवाएं। अब इस पे तो ऑब्वियसली जब बजट होगा तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बजट बुक भी शाया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिन नेक तमन्नाओं से लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, तो मैं तो पूरा एतमाद हूँ कि मैं काम अपने हल्के के लिए लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो लेजिस्लेशन है, आपने जो बात की, लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट भी है, उसको हम मजीद फाल करें। स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होंगी, हम उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चनेबल कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कि ये क्यों नहीं है। 140A जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन ये है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, जो आप अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप इसकी बात करेंगे और इसको बेहतर बनाने की देना भी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट की और MQM की भी बात भी हुई है पहले। इमरान शौकत साहब, आखिर में आप क्या मशवरा देंगे इस वक्त हालिया गवर्नमेंट को कि 1 2 3 क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसके तहत हमारे मुल्क में एक तो FDI आए, और ये हम अपना मैक्सिमम लेवल पे हम अपना जो यूथ है उसको इंगेज करें, एवेन्यूज़ तलाश करें कि इनको कहीं हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें यूथ के थ्रू? ठीक है जी, मुझे इजाज़त के साथ आपने बड़ा एक सवाल पूछा जिसमें बहुत मैंने रिसर्च किया और बड़ा तवील आंसर है, इसलिए मुझे आप रोक दीजिएगा जब टाइम पूरा हो जाए। जी सर। गवर्नमेंट को 4 चीजें करने की जरूरत है। पहली बात, हमें मार्केट एनालिसिस बड़ी जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी मौजूद है और डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत यूथ चाहिए या जिन पे काम करना है। नंबर 2, सेक्टरल एनालिसिस और स्किल्स क्या उनके लिए चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, बड़ी इंट्रिकेट है। नंबर 3, हमारे यूथ को सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत है। सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं चाहिए होती, आपको प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग, आपको वर्क एथिक्स की ट्रेनिंग, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रेनिंग भी।
कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं आपके पास कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स उधर की और उनकी कल्चरल नॉर्म्स का पता होना चाहिए। राइट। और नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ और हमारी बाकी लेबर फोर्स बाहर जाके बहुत जलील होती है। बाकी दुनिया जो है उन्होंने इंटरनेशनल सेफ्टी नेट्स क्रिएट कर ली हैं अपनी लेबर फोर्स के लिए। उनको भिजवाने से पहले दे गो ऑन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कि वो इतनी दफ़ा मुल्क वापस जा सकेंगे, उनका उधर कौन केयर टेकिंग कैसे होगी। लोग पीछे पड़ जाते हैं हमारी गरीब एम्बेसीज के, भैया उधर 2 लाख बंदा है, वो एम्बेसी के बाहर जाके खड़ा हुआ है, ये फॉरेन ऑफिस का काम हर वक्त नहीं हो सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और बाकी गवर्नमेंट का काम है। ठीक हो गया जी। अब सेक्टर्स की अगर मैं तरफ जाऊं इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जी सर। जापान में बड़ी सख्त नेगेटिव पॉपुलेशन जा रही है, उनको होम केयर वर्कर्स चाहिए, उनको हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स चाहिए, उनको हर किस्म के लोग चाहिए। इसी तरह से थाईलैंड जहाँ पे इतने अपने लोग हैं लेकिन दे हैव गॉन इनटू नेगेटिव ग्रोथ आल्सो, और उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कोरिया भी इसी तरह से है। हम वेस्ट की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए बहुत ज्यादा, हमें अब ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। ठीक है जी। और अगर सेक्टर्स में मैं 3 का सिर्फ नाम लूं, नर्सिंग में इस वक्त पाकिस्तान को 1 मिलियन नर्सेज की जरूरत है, मेल एंड फीमेल, हमारे पास नहीं है। अमेरिका को 4 लाख नर्सेज की जरूरत है। आप सिर्फ 50,000 पाकिस्तान से भिजवा दें, अगले 10 साल में $4 बिलियन की इनकम उनको मिलती है। आईटी पे आईजी साहब ने बात की थी, सॉफ्टवेयर, लेकिन नेटवर्किंग एकेडमीज जो सिर्फ 9 महीने का एकेडमी का कोर्स होता है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी $80,000 दुनिया में शुरू होती है, और वो इस वक्त लाखों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। उसके बाद आप टूरिज्म की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान को 5 मिलियन ट्रेन टूरिस्ट, यानी कि हमें यूथ चाहिए जो टूरिस्ट को केटर कर सके। दुनिया में इसके नंबर्स उससे भी ज्यादा बड़े हैं। और फाइनली जिस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम भी रूरल एरिया से आए हैं, बाकी मेहमान भी जरूर उनका कुछ ताल्लुक होगा, आपके 15 से 20 मिलियन यूथ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैठी हुई है, और उधर वो उनको क्या वैल्यू ऐड अप करवा सकते हैं उनके लिए। एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उस तरफ भी हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम ज्यादा यील्ड बढ़ाने में लगे रहते हैं, प्रोसेसिंग की तरफ हम नहीं आ रहे। लेकिन आपने पिछले 30 साल में मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया, उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का काम किया था, वो भी ग्रास रूट लेवल पे, राइट। ताकि वहां से लोगों को इनकम आनी शुरू। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शौकत साहब, आपने हमें आखिर में जो है वो गाइडलाइन भी दी। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, वरना आपसे ज़बरदस्त बातें हो रही थी, और ख़ास तौर पे बिल्कुल मुझे ज़ोर से क्वेश्चन आ रहा है जो मैं सेफ सिटी पे कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे करेंगे कि इसके आने से बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए मसला है। बैरिस्टर हालार मंजूर हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मैसेज ये है कि ये जो हमारा यूथ है, इसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, इसको हमें इनकरेज करना चाहिए। ये जो भाषण आजकल बेच रहे हैं कि यूथ ब्रेन ड्रेन हो रहा, तो भाई कोई ड्रेन वेन नहीं हो रहा, दुनिया ड्रेन हो रही है। दुनिया अभी एक पड़ोसी मुल्क है, वो तकरीबन कोई 45 CEO मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो वर्ल्ड वाइड हैं वो वहाँ के, तो क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है? पढ़े लिखे लोग जाएंगे, वो पैसे अर्न करेंगे। एक गांव में डॉक्टर होता है, अगर वो डॉक्टर ज़्यादा काबिल होता है तो वो शहर में आता है, गांव में उसकी 300 रुपये उसकी फ़ीस होती है, शहर में आता है उसकी 3,000 रुपये आते हैं, तो वो 3,000 रुपये में से 2700 कमा के अपने गाँव में बेचता है, वहाँ डेवलप पे कर रहा है। ये जो हमारा बाहर बंदा जाएगा, ये वहाँ से पैसे कमाएगा और पैसे कमा के इसी पाकिस्तान में भेजेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी चीज़ों को लीगलाइज भी किया जाए। इस वक्त जो $32 बिलियन का हमें रेमिटेंस आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया ये है जो एनालिस्ट हैं फाइनेंस के, कि ये $70 बिलियन है। इसको आपने कंट्रोल भी करना है, और जो पाकिस्तान का यूथ है इस वक्त उसका $200 बिलियन का पोटेंशियल है। ज़रूरत इस बात की है कि इन सारी बातों को गवर्नमेंट को बैठ के काम करना चाहिए, और पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम सब लोग तरक्की करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।